भारत करता है लोकतंत्र को मजबूत और जनता को जागरूक। जनता के हितों के लिए आवाज बनता है सी न्यूज भारत। जनता के अधिकारों के लिए बनता है प्रहरी। उठाता है सवाल हैरान करने वाले मुद्दों पर, जिसका नाता है सरोकार से, वो है सी न्यूज भारत। एक बार फिर से मैं अखिलेश पांडे अपनी सहयोगी साथी ज्योति श्रीवास्तव के साथ आप सभी के बीच में मौजूद हूं और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हाजिर हैं। और जो बड़ी खबर आ रही है वो हिमाचल से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल से आ रही है, जहां आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे के टक्कर के बाद कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना रखी है। और फिर आगे की बात करें तो रुझानों में भाजपा को 26 और कांग्रेस को 39 सीटें मिल रही हैं। अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कसौली विधानसभा सीट पर छठे राउंड के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल 5,636 वोटों से पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे हैं। वहीं आगे की बात करेंगे हम, अन्य भी जो अपडेट्स आएंगे उन सभी से आपको रूबरू करवाएंगे। इस वक्त ज्योति जी, जैसा कि रुझान आ रहे हैं 182 सीटों की हम बात करें तो 182 सीटें जो गुजरात में हैं, उनमें से जो बीजेपी है वो लगातार आगे अपनी बढ़त बनाए हुए है और 150 से पार की सीटें वो लेकर हासिल कर रही है, जिसमें से पिछले चुनाव की तुलना करें तो उसमें से 60 सीटें अधिक जीतती हुई नजर आ रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें क्या कुछ जो उन्होंने पैतरा अपना अपनाया और जिस तरीके की रणनीति बनाई वो किस तरीके की रही बीजेपी की, जिसको इसका फायदा मिल रहा है अलग से? अखिलेश, जैसे कि गुजरात की बात करें तो गुजरात में मोदी जी तो ब्रांड है ही। इसी बेसिस पे अगर हम बात करें, चुनाव जीत रही है भाजपा। और वहीं दूसरी ओर हम बात करें, कुछ ही दिन पहले मोरबी हादसा हुआ था, तो उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस हादसे का असर गुजरात चुनाव में दिख सकता है। लेकिन उसके बावजूद चुनाव के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, रुझान बहुत ही बेहतरीन है। बीजेपी के लिए बेहद ही खुशी की बात है। लेकिन अब आने वाले समय के लिए बीजेपी को और भी काम करने की जरूरत है। ऐसे मामलों पर और आने वाले और भी विकास कार्यों पर जनता ने अगर बीजेपी पर भरोसा जताया है तो जनता का भरोसा बीजेपी के प्रति टूटना नहीं चाहिए। इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो बीजेपी को आगे काम में लाने चाहिए। और बाकी जैसे कि रुझान आ रहे हैं तो उस प्रकार से बीजेपी लगातार बढ़त बनाए है। कांग्रेस भी जीत रही है काफी हद तक, मतलब रुझानों में आगे है, लेकिन बीजेपी के आगे सारी पार्टियां कांग्रेस की जब हम बात करें तो कांग्रेस काफी हद तक पीछे चलती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से अपनी बढ़त बनाए हुए थी उसमें से 50 से 60 सीटों का वो से घाटा फिर से होता चला जा रहा है और कांग्रेस बहुत ही नीचे जा रही है। और इस बीच आम आदमी पार्टी, चूंकि वो आम आदमी पार्टी जब वहां पहुंची गुजरात में, तो आम आदमी पार्टी ने अभी कुछ देर पहले ऋषभ जी से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट काटने का जो अगर ज्यादातर श्रेय जा रहा है तो आम आदमी पार्टी को जा रहा है। बीजेपी ने भी इस बार काफी मेहनत की है और किसी तरीके से जो रणनीति बनाई उसका फायदा ये मिला कि इन्होंने इतिहास बनाने का प्रयास किया। 2017 के चुनाव की बात करें उसके कंपैरिजन में काफी हद तक ये आगे बढ़ रहे हैं। और जब हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहीं पर हिमाचल प्रदेश में इस समय चूंकि कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है और कांग्रेस जो अपनी सीटें बढ़ाए हुए हैं 39 से 40 सीटों के आसपास वो पहुंचने वाली है और कंफर्मेशन कुछ ही देर में आने वाला है। इसके अलावा बीजेपी वहां पर भी सीटें जीतती हुई नजर आ रही है और कुछ सीटों पर अनाउंस भी हो चुका है उनकी जीत का अखिलेश, इसी बीच मैं आपको एक बड़ी खबर के लिए रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है। हिमाचल प्रदेश में शुरुआती रुझानों में भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे के बाद कांग्रेस ने बड़ी बढ़त बना ली है। रुझानों में भाजपा को 26 और कांग्रेस को 39 सीटें मिल रही हैं। अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। कसौली विधानसभा सीट पर छठे राउंड के बाद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल 5,636 वोटों से पीछे बताए जा रहे हैं। जी हां, कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी आगे चल रहे हैं। इसी प्रकार से ये रुझान हमारे सामने आ रहे हैं और अब देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले समय यानी आज ही के दिन और क्या कुछ रुझान में सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त जरूर बताएगा। इसके अलावा जब हम बात करें उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों की तो उसमें खास तौर पर जो नजर सबकी टिकी हुई है वो मैनपुरी की सीट पर टिकी हुई है। और मैनपुरी सीट से संबंधित जब हम बात कर रहे हैं तो आपको बता दें कि शिवपाल सिंह यादव जो कि पूरी तरीके से
अखिलेश यादव के सपोर्ट में आ गए इस चुनाव से पहले। उनका क्या कुछ कहना है इस मैनपुरी सीट के बारे में और नेताजी की इस विरासत को आगे बढ़ाने के बारे में, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा परिवार नेताजी के आदर्शों पर ये जीत हुई। नेताजी ने और हमारी ने जो विकास किया उसकी जीत है, और जो भी यहाँ पर नेताजी के नाम से अब भी नेताजी का जलवा कायम है और रहेगा ऐसे। अधिकारियों ने बहुत दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन जनता ने खुल करके वोट दिया। यहाँ पर जो भी मंत्री आते थे सरकार के, जितने भी मंत्री आते थे सीधा अधिकारियों से वोट मांगते थे, तो उसको बंद कर दो, उस पर मुकदमा लिख दो, उसका उत्पीड़न कर दो और वोट कम डालवाना। तब भी जब वोट नहीं डालने दिया तो जनता ने तब भी नेताजी के आदर्शों पर और विकास पर जनता ने हमारी जीत कराई। तो जैसा कि ज्योति जी अभी हम लोगों ने सुना कि शिवपाल सिंह यादव इस तरीके से कह रहे हैं कि जो विरासत है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। नेताजी की जो विरासत है उस पर, उस सीट पर उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति आया तो उसे जीत निश्चित तौर पर मिलेगी, क्योंकि अभी भी नेताजी का जलवा कायम है। अखिलेश, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे कि ये वोट सिंपैथी वोट भी कहा जा सकता है, क्योंकि नेताजी के निधन के बाद अगर डिंपल यादव उस सीट पर चुनाव लड़ी हैं और रुझानों में वो जीत भी रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जनता को भी उन पर पूरा विश्वास था और वही विश्वास जनता ने डिंपल यादव के प्रति दिखाया है। यानी कि ये कहा जाए कि पूरी तरीके से ये जो चुनाव जीत की तरफ बढ़ती जा रही है डिंपल यादव, ये पूरा का पूरा श्रेय अभी भी मुलायम सिंह यादव को ही जाता है। बिल्कुल। और अब देखने वाला समय ये बताएगा कि क्या डिंपल यादव नेताजी के किए वादों और उनके जो भी इरादे थे जनता के प्रति किए गए विकास कार्यों को लेकर, क्या वो उस पर खड़ी उतरती भी हैं या फिर वो वादे सिर्फ कागजों और भाषणों तक ही सीमित रहेंगे। इसी बीच मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जैसे कि रामपुर में चुनाव हुए थे तो उसमें आजम खान की पत्नी ताजीन फातिमा का ये कहना था कि जो लोग मतदान करने जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, मतदान करने से मारा पीटा जा रहा है, कई लोगों की उंगलियां भी टूट गई। तो ऐसे में क्या कहना होगा कि क्या ये लोकतंत्र और संविधान की एक प्रकार से हत्या की जा रही है, क्योंकि मतदान करना हर एक आम नागरिक, हर एक नागरिक का अधिकार है। तो उसके बाद ऐसी खबरें क्या जनता के प्रति, क्या किस प्रकार का जनता में भाव पैदा करती हैं, क्या आक्रोश पैदा करती हैं, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जब चुनाव से ठीक पहले या चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर ये बातें सामने आती रहती हैं, जो धरातल पर स्थितियां नजर आती हैं उन स्थितियों को तोड़ मरोड़ कर इस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि जनता के बीच में जब वो बात जाए तो वो किसी और नजरिए में नजर आए। क्योंकि हमें जो रंग जनता पर चढ़ाना है, अगर एक पल के लिए मानूं कि मैं नेता हूं, तो मुझे अगर जनता के ऊपर अपना रंग चढ़ाना है तो मुझे उसी तरीके की बात करनी होगी जो जनता को मैं दिखा सकूं कि मैं ही मैं हूं, बाकी जो है वो गलत है। उसके अलावा भी कुछ समय पहले जब इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद भी अभी भी इलेक्शन जब गुजरे हैं, चाहे वो यूपी चुनाव हो, चाहे वो देश का चुनाव रहा हो, उन सब में ये आरोप लगता रहा है कि ईवीएम तक हैक किए गए हैं और कई जगहों पे ईवीएम की चोरी का भी आरोप लगाया गया है। अब जब बात आगे आ रही है तो आगे की सीटों पर भी वो तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं जब अगर कोई वो पार्टी जीत जाती है तो उसमें आरोप खारिज कर दिए जाते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर यूपी से आ रही है अखिलेश। यूपी के खतौली से बड़ी खबर आ रही है। खतौली में लगातार आगे चल रहे रालोद के मदन भैया, जी हां, मदन भैया 11,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। मुजफ्फरनगर की खतौली में 15 राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। रालोद के मदन भैया लगातार आगे चल रहे हैं। मदन भैया को अब तक 55,065 वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार सैनी को भी कई अधिक वोट इससे ज्यादा मिल चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये रुझान लगातार यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे कि या फिर कुछ बदलाव इसमें आने वाले वक्त में नजर आने वाला है। वहीं मदन भैया की जब हम बात कर रहे हैं तो मदन भैया को 11,728 वोटों की जो उनकी बढ़त बनी हुई है वो लगातार जारी है और राजकुमारी सैनी भी लगातार बढ़त अपनी बरकरार रखने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन देखना होगा अंतिम परिणाम क्या आता है।
और जब हम बात कर रहे हैं मैनपुरी के चुनाव की बात कर रहे हैं, खतौली की भी बात हो गई है और खतौली के साथ साथ अभी हमने रामपुर की भी बात की, तो रामपुर में जैसा अभी आपने कहा कि चुनाव के दौरान ये आरोप लगा कि जो सत्ता पक्ष है इस समय, वो सत्ता पक्ष किसी को वोट देने के लिए आगे नहीं आने दे रही है, क्योंकि उसे डर है कहीं ना कहीं कि रामपुर की सीट अभी भी सपा के ही कब्जे में रहेगी, आजम खान के ही कब्जे में रहेगी। लेकिन जिस तरीके से आरोप और प्रत्यारोप का एक दौर चलता है, वो सभी जानते हैं कि कौन सा आरोप और कौन सा प्रत्यारोप सत्य है या असत्य है, ये परिस्थितियां बताती हैं। बाकी चुनाव जो आते हैं, उस चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की जो अनैतिक कृत्य होते हैं, अनैतिक कार्य होते हैं, चाहे वो प्रलोभन देना हो, चाहे डराना धमकाना हो, वो सरासर गलत तो हैं, लेकिन उसे आज की राजनीति में उसका एक हिस्सा मान लिया गया है। अखिलेश की पार्टी की जब हम बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव की पार्टी का जो जिम्मा अभी अखिलेश ने चुनाव से ठीक पहले शिवपाल सिंह यादव को सौंप दिया था, उसका भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट उनको देखता हुआ नजर आ रहा है। और शिवपाल के साथ उनका जुड़ना और फिर शिवपाल की जो जेड सुरक्षा मिली थी उन्हें, वो वाई श्रेणी की सुरक्षा में परिवर्तित कर दी गई। तो कहीं ना कहीं ये भी चुनावी रणनीति का एक हिस्सा हो सकता है। जैसे कि अखिलेश, कांग्रेस के देखा जाए तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या उसका असर इस चुनाव में दिख रहा है? इस चुनाव में अगर हम बात करें तो कुछ खास असर नहीं दिखा है। उन्होंने प्रयास तो किया कि उसके असर को वो दिखा सकें, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि आप देख रही हैं कि इस समय गुजरात की अगर हम बात करें तो 182 सीटों में से 158 सीटों पर लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। वहीं कांग्रेस 16 सीटों पर, अभी सिर्फ 16 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। और पिछले चुनाव की तुलना करें तो वहां पर 61 सीटों को वो हारती हुई नजर आ रही है, 61 सीटों का उसे घाटा होता नजर आ रहा है। और आम आदमी पार्टी जो कुछ देर पहले 6 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए थी, वो 5 सीटों पर अभी अपनी बढ़त बनाए हुए है। और आम आदमी पार्टी का अभी खाता खुला है वहां पर, अगर क्योंकि पहली बार अगर चुनाव की बात करें तो पहली बार वो गुजरात के चुनाव में शामिल हुई हैं। इसके अलावा की भी हम बात करेंगे तो उसकी भी चीजें आती रहेंगी और 3 अन्य सीटों पर भी लोगों ने बढ़त बना रखी है। इस वक्त एक और बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। रामपुर में आजम खान के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। जी हां, रामपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट मोहम्मद आसिम रजा 6,500 वोट से आगे चल रहे हैं। जी हां, रामपुर में विधानसभा चुनाव के चलते उन्हें अब तक 25,604 वोट मिले हैं। वहीं बीजेपी के आकाश सक्सेना को 19,229 वोट मिले। जी, और जिस तरीके से ये रुझान आ रहे हैं, जिस तरीके की ये बातें हो रही हैं और जैसे जैसे परिणाम आते जा रहे हैं, कुछ देर बाद संभव है कि 2-3-4 घंटे में, 2-3 घंटे में ही ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी कि कौन सत्ता पर काबिज होता है और कौन सत्ता से बाहर होता है और कौन अपनी सीट को बचा पाता है। क्योंकि कई सारे दावे और कई सारी चीजें की गई थी कि जब आजम खान पर भी केस चलाए गए तो उसका भी एक हिस्सा बनाया गया कि आजम खान को राजनीति से बाहर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जो परिस्थितियां रहीं, जो तरीके रहे, उसको साम दाम दंड भेद के तरीके से अपनाते हुए लोगों ने अपना फायदा उठाया, लोगों ने नुकसान उठाया, सब परिस्थितियां रहीं। मगर जब बात कर रहे हैं चुनाव के परिणाम की, तो चुनाव परिणाम में एग्जिट पोल जो हुआ था, गुजरात की बात करें वहीं पे हम यूपी से निकल के, तो गुजरात में कुल 182 सीटों पर जो एग्जिट पोल आया था वो 129 से लेकर 151 सीटों के बीच का जो एक फासला था कि हाँ, इसके बीच की ये सीटें जीत सकती है बीजेपी। जो अभी का रुझान आ रहा है, जो नतीजे धीरे धीरे घोषित होने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है तो ये आंकड़े कहीं ना कहीं सत्य साबित होते दिख रहे हैं, बल्कि उससे भी पार जा रहा है। अखिलेश, ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस, जो पार्टी 70 सालों तक जनता के दिलों पर राज किया, पूरी राजनीति पर राज किया, आखिर उस पार्टी को ऐसा क्या हो गया कि लगातार चुनाव में बहुत ही पिछड़ती जा रही है? ये एक सोचने वाला विषय है कि जो पार्टी इतने समय तक राज करती आई है, आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि तमाम कोशिशों के बाद, तमाम यात्राओं के बाद कांग्रेस लोगों के दिलों पर वो विश्वास दोबारा से नहीं उतर पा रही है, उनके दिलों पर वो विश्वास दोबारा से नहीं आ पा रहा है कि हाँ, अगर कांग्रेस आई तो उनका विकास, उनके विकास कार्यों में उनकी मूलभूत सुविधाएं उनको जरूर दिला पाएगी। ऐसी उम्मीद तो जगाने का प्रयास किया राहुल गांधी ने भी और उनके पूरे परिवार ने भी, और उसी के चलते पूरी कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष को बदल दिया और एक नए अध्यक्ष का चुनाव किया जो गांधी परिवार से न हो। लेकिन उसका कोई फायदा विशेष नहीं मिला। अब बात कर रहे हैं कि पिछले 70 सालों तक वो राज करती रही, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो ये बात कहते रहते हैं कि पिछले 70 सालों में कुछ नहीं बदला। अगर आधारभूत स्तर पर हम किसी भी पार्टी के बीच में शामिल हुए बगैर अगर बात करें तो 70 सालों में बहुत कुछ बदला है। हमारा भारत कहीं और था और कहीं और आया है, जहां पर हमने आधार तय किया कि उसके आगे हमें ले जाना है, तभी लोग आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन जब बात कर रहे हैं कि जो पार्टी 70 सालों से आगे बढ़ती रही, उस पार्टी को क्यों खामियाजा भुगतना पड़ा, इसके लिए उस पार्टी की रणनीतियां हैं, इसलिए उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। साथ ही साथ जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन का ही एक परिणाम है हिमाचल प्रदेश, जहां पर हर 5 साल में वहां की जनता परिवर्तन करने का प्रयास करती है और परिवर्तन करने के साथ साथ वो नई पार्टी को नया मौका देने का प्रयास। इसी बीच मैनपुरी से एक बड़ी खबर आ रही है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ने की ओर डिंपल यादव हैं। जी हां, डिंपल यादव मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ने को ओर हैं और 2019 के मैनपुरी लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने 94,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की थी और इस बार के उपचुनाव में उनकी बहू डिंपल यादव ये रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी में। समर्थकों का दावा है कि वह करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीतने वाली हैं। फिलहाल वह बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य से करीब 1 लाख वोट से आगे चल रही है। अब जो चीज है, जिस तरीके का इतिहास बनाने का प्रयास कर रही है इस समय डिंपल यादव, वो वाकई में एक बात कुछ सत्य है कि उन्हें सिंपैथी वोट तो मिला है, पर वो प्रयास जो रिकॉर्ड तोड़ने का प्रयास कर रही हैं वो और भी सराहनीय है। क्योंकि जब हम चुनाव के मैदान में उतरते हैं, अपने ही परिवार के वरिष्ठ जन का रिकॉर्ड तोड़ रहे होते हैं, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक गर्व की बात होती है। लेकिन ये चुनाव तो कहीं ना कहीं एक भूमिका तैयार कर रहे हैं 2024 के चुनाव की, क्योंकि सबका फोकस 2024 के चुनाव पर है, केंद्र की सत्ता में बैठने का प्रयास है। मुलायम सिंह यादव भी ये प्रयास करते रहे कि हम भी केंद्र की सत्ता में काबिज हो सकें, वो रक्षा मंत्री रहे। इसके बाद अलावा उनका सपना तो यही रहा कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी वो काबिज हो सकें, मगर वो सपना नहीं पूरा हो सका। अब उनके सुपुत्र जो हैं यानी कि अखिलेश यादव अपनी सत्ता यूपी में भी गंवा चुके हैं। 2017 से लगातार वो हार का ही सामना करते जा रहे हैं, चाहे वो विधानसभा 2017 का चुनाव हो, चाहे विधानसभा 2022 का चुनाव हो। अब यहां पर जब बात कर रहे हैं आगे के चुनावों की, तो उसमें ये कोशिश लगातार उनकी जारी है कि किसी भी तरीके से हम इन प्रकार जीत हासिल करने का प्रयास करें। इसी बीच अखिलेश, मैं ये कहना जरूर चाहूंगी कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हर बार की तरह इस चुनाव में भी रुझानों में आगे चल रही है, जीत की ओर अपना कदम बढ़ाई जा रही है। चुनाव से पहले जैसे कि हर नेता ये वादा करता है कि वहां की जनता को मूलभूत सुविधाएं जरूर मिलेंगी। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, वहां की सुविधाओं को परख रहे हैं। लेकिन अभी भी कई राज्य, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां दलित लोग या यूं कहें कि आम जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बिल्कुल। पीने के पानी तक की भी लोगों को सुविधा नहीं है, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। तो ये तमाम चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, पार्टियां जीतती हैं, वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। तो क्या जनता उन वादों को, उन जो भी नेता उनके वादे कर रहे हैं, क्या उस पर वो पलटवार कर सकती है? क्या जैसे कि वोट प्रतिशत लगातार हम देख रहे हैं घट भी रहा है, तो क्या ये जनता का उन्हीं वादों के प्रति आक्रोश है जो लगातार मतदान घटता जा रहा है? जैसा आपने कहा उस तरीके से अगर बात की जाए कि जैसे हम किसी प्रतिनिधि को अपने चुनने का अधिकार रखते हैं, उसी तरीके से अगर ये मूलतः अधिकार दे दिया जाए कि यदि कोई भी प्रतिनिधि जिसे आपने चुना है, चाहे वो आपके पार्षद के रूप में हो, चाहे प्रधान के रूप में हो, चाहे वो विधायक के रूप में हो या सांसद के रूप में हो या किसी भी रूप में हो, अगर वो अपना कार्य, अपना दायित्व पूरी तरीके से नहीं निभा पा रहा है, तो उसे उसकी सीट से बायकॉट किया जाए, रिकॉल किया जाए इलेक्शन। और जब रिकॉल करने का एक अधिकार आम जनता को मिल जाएगा, तो जनता चाहेगी तो जिसे सीट पर बिठा सकती है, गद्दी पर बिठा सकती है, उसे गद्दी से उतार भी सकती है। और प्रयास यही रहे कि जब किसी भी व्यक्ति को हम सत्ता में बिठाने का अधिकार रखते हैं, तो उसे सत्ता से उतारने का भी प्रयास करने के लिए संवैधानिक अधिकार जरूर मिलना चाहिए। तभी, जैसा कि अभी ज्योति ने कहा कि हर बार ऐसा होता है कि नेता आते हैं, जाते हैं, चुनाव होते हैं, खत्म हो जाते हैं, कोई पार्टी जीत जाती है और सत्ता पर काबिज होने के साथ साथ वो तमाम बातें करने की कोशिश करती है, तमाम
कूद फांद करती रहती है, लेकिन जनता की मूलभूत समस्याएं वैसी की वैसी रह जाती हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर मूलभूत जो समस्याएं हैं वो कब समाप्त होंगी। इन पर विचार करना हम सभी का जरूरी है। फिलहाल अभी के लिए ये जो अपडेट्स हैं, एक बार फिर से आपको अपडेट्स हम दे देते हैं कि 182 सीटों पर गुजरात में जो परिणाम आने वाले हैं उनमें से बीजेपी 158 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, कांग्रेस 16 सीटों पर, आम आदमी पार्टी 5 और अन्य 3 पर। वहीं जब बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल में 68 सीटों पर जो चुनाव परिणाम आने वाले हैं उनमें से 26 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 39 सीटों पर कांग्रेस आगे बढ़ रही है और आम आदमी पार्टी खाता नहीं खोल सकी है और अन्य 3 ने अपनी जीत को अभी बरकरार रखा है। फिलहाल के लिए अपडेट्स इतने ही हैं। अभी फिर कुछ ही देर में आपके बीच में हम ताजा अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती हैं 3 चीजें। पहला सूरज, दूसरा चांद और तीसरा सच्चाई। सड़क पर चूरा बन के हमारा सड़क पर आते हमारा साफ सफाई हम भी लोग करते हैं। हम सब ने उनकी योग्यता के मानक कटऑफ से कहीं ज्यादा नंबर ला करके साबित किया कि हम योग्य हैं। सी न्यूज भारत करता है तीसरे की अगुवाई। हर मुद्दे की सच्चाई सी न्यूज भारत ने बाहर लाई। सच और मुद्दे की कमान सी न्यूज भारत।